हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं हुराज चक्रधारी लेकर आया हूँ पूरे साल भर के करंट अफेयर का जिस्ट, जिसमें हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 100 प्लस होने वाले हैं। इसमें आप पाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम है सीजीपीएससी प्री में, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा, मैं शॉर्ट में आपको जितने भी साल भर के करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सबको एक वन गो में रिवाइज करवा दूंगा। जिससे क्या होगा, अगर आप एग्जाम के पहले भी, अगर 1 घंटे पहले भी अगर इसको देख के जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स होने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही समराइज वे में हम देखने वाले हैं। जिससे क्या होगा, पूरे के पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को हम वन गो में रिवाइज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स। उससे पहले थोड़ा सा हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, यूपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है पाथ आईएएस एकेडमी में, जिसमें आप पाएंगे इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। 16 दिसंबर से जो चालू हुई थी 18 मई तक चलने वाली है। इसके कुछ राउंड्स अभी चल चुके हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे डेट्स मेंशन है। जैसे आप अपने कन्वीनियंस से बोले जाएंगे तो टेस्ट नंबर 7 से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड फ्री था, उसके बाद प्राइजेस लिखे हुए हैं। राउंड 2 के लिए 1500 है, राउंड 3 के लिए भी 1500 है। इसी तरीके से हर एक राउंड के लिए आप देखते जाएंगे तो राउंड 5 और राउंड 5 में 2000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो फैला दीजिए जितने भी आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई लोग हैं, जितने भी हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको बता दीजिए कि यूपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है पाथ आईएएस एकेडमी में। चलिए जल्दी से देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला हमारे पास है भाई 18th समिट ऑफ G20। हाल ही में क्या हुआ था, ये हुआ था 9 से लेके 10 सितंबर के बीच में। कहाँ पे? इंडिया में। कौन सी जगह पे? न्यू दिल्ली में हुआ था। उसमें भी जो एक्चुअल वेन्यू था वो था भारत मंडपम। इसका पुराना नाम क्या है, जल्दी बता दो। इसका पुराना नाम था भाई प्रगति मैदान, ITPO भी बोलते हैं इसको जनरली में। हाँ, हमारा थीम क्या था? थीम था इस बार की G20 समिट जो इंडिया में हेल्ड हुई थी, उसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम। अगर और एलैबोरेटेड वे में बोला जाए तो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। भाई ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया था, जिसको हम बोल सकते हैं भाई महा उपनिषद से डायरेक्टली डिराइव किया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट में G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उसके साथ साथ एक नया मेंबर ऐड हुआ जो था भाई अफ्रीकन यूनियन। याद करो G20+1 हो चुका है, अब G21 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन का साइन हुआ है, जो यूनानिमसली पूरी कंट्री ने सहमति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया है। मेंबर्स देख लेते हैं एक बार कंटिन्यूस में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और यूरोपियन यूनियन एज अ होल। प्लस अभी जो 21 मेंबर है वो कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। याद रखेंगे भाई, इसके अलावा भी मतलब करीबन 9 कंट्रीज को इंडिया ने एज अ इन्वाइट किया था, जिसमें बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जिसको इंडिया ने एज अ स्पेशल इन्वाइटी बुलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको जैसे याद होगा कि 28 मई को इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को फाउंडेशन कब रखा गया था भाई? फाउंडेशन रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, शेप जो देख सकते हो आप ट्रायंगुलर है। इसमें 2 चैम्बर्स बनाए गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा के लिए। और ये सभी के सब क्या बने हैं? ये सब के सब रेड सैंडस्टोन से बने हैं, जो राजस्थान से आए हुए हैं। टोटल बिल्डअप एरिया की बात करूं तो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। लोकसभा में जो टोटल कैपेसिटी होने वाली है जो सीटिंग की, अभी तो परिसीमन के बाद ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी अलाउ कर रहे हैं वो 888 सीटिंग कैपेसिटी है। और जो लोकसभा का जो इंटीरियर है ना भाई, वो हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक से इंस्पायर्ड है। पीकॉक के जो फेदर है ना, उसके डिजाइन का पूरा लोकसभा बना है। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 384 सीट्स अवेलेबल हैं अभी के टाइम में। परिसीमन के बाद भी और बढ़ सकता है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है,
और इस वाले हॉल का क्या है भाई थीम, यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लावर है जो लोटस है उसका डिजाइनिंग यहाँ पे किया गया है। टोटल जो कॉस्ट पड़ी है इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की है वो है 862 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके साथ साथ ही सेंगोल बहुत ज्यादा न्यूज में था भाई। सेंगोल क्या था, एक तरीके से जो चोला डायनेस्टी का एक मतलब राजदंड हुआ करता था, जिसको एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में यहाँ पे सिंबलाइज किया गया था। तो इसलिए सिंबलाइज जो सेंगोल है उसको गवर्नेंस, फेयर और जस्ट गवर्नेंस के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया गया है। कहाँ से इंस्पायर्ड है भाई, ये तमिल वर्ड जो है सेमाई से, सेमाई का मतलब होता है राइचसनेस, मतलब शुद्धता, प्योरिटी। ठीक है, पावर का सिंबल है, राजदंड का सिंबल है, जो कि चोला डायनेस्टी में फेमस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 ब्रिक्स समिट हुआ था भाई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, सबको याद है 15वां था ना, ये याद करना। इसका थीम रखा गया था भाई ब्रिक्स का जो अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका का था, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, और इस वाले जो समिट में ज्यादातर हम न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक तो पुतिन डायरेक्टली यहाँ पे आए नहीं थे, उसकी जगह उनके जो विदेश मंत्री थे सर्गेई लेवराव वो यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, और दूसरी बात थी कि भाई ब्रिक्स का एक्सपांशन यहाँ पे होने वाला था, जिसमें और करीबन 6 मेंबर्स को ऐड करने वाले थे। ठीक है, तो देखो अब टोटल मेंबर 10 कैसे हो गया, तो जो 6 मेंबर में से एक मेंबर है हमारा अर्जेंटीना, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया ब्रिक्स को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर हो गए। ओरिजिनली कितने थे भाई, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं वो हैं इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। इनकी जो फुल मेंबरशिप है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया गया है भाई, और उनके चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, इससे पहले वो वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, और इसके साथ साथ ही भाई बहुत सारे ऐसे विभागों को ये हेड कर चुके हैं। ठीक है, जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको कौन बनाता है भाई, प्रेसिडेंट बनाता है, और इन्होंने बोल दिया था कि दिसंबर 2023 में ही डिसाइड कर लेता है 16 फाइनेंशियल का गठन करना है। उसके बाद ये रिकमेंड करेगी कब से, आने वाले 5 सालों के लिए जो चालू होने वाला है 1 अप्रैल से 2026 से जो फाइनेंशियल ईयर चालू होगा ना, उसके लिए ये रिकमेंडेशन देंगे। और जो फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, पिछले वाले जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो अक्टूबर 31 2025 में सबमिट हो जाएगी हमारे प्रेसिडेंट जी को। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के हेड की बात करें तो कौन थे, जल्दी बताइए, नहीं याद आ रहा है, वेरी वेरी गुड। चलो 15 फाइनेंस कमीशन थे NK सिंह, और बात करें तो 1951 में ये स्टार्ट हुआ था बनना फाइनेंस कमीशन, और पहले कौन थे भाई, KC नियोगी जी। ठीक है, इनका काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो टैक्सेस है ना उनको शेयर कैसे करना है, टैक्सेस का बंटवारा कैसे करना है वो रिकमेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या हुआ है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे नॉर्थ ईस्ट में उनके बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ है। तो 2 पीस एग्रीमेंट अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है, एक असम में और एक मणिपुर में। असम में किसके साथ हुआ है भाई, तो यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम, जिसको उल्फा भी बोला जाता है, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। अभी हाल ही में इन्होंने बोला कि हम पीस के साथ रहेंगे और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट के साथ। दूसरा है मणिपुर में देखा जाएगा तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ अभी हाल ही में पीस डील हुई है। ये क्या है, एक तरीके से मैती सेपरेटिस्ट ग्रुप था जो मणिपुर बेस्ड था। चलिए आगे चलते हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी हाल ही में सिक्योरिटी लैब्स देखने को मिला था, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। जिस दिन 2001 का पार्लियामेंट का अटैक का बरसी था, मतलब एक तरह से बोल सके, उस दिन में क्या हुआ, अचानक से कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और थोड़ा सा हो हल्ला मच गया था। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुई थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जिसका चेयरमैनशिप दिया गया था भाई अनीश दयाल सिंह को। ये कौन है भाई, ये अभी हाल ही में देखा जाए तो CRPF के क्या है डायरेक्टर जनरल हैं। तो इनकी अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है
और बाद में जब भी रिपोर्ट सबमिट होती है तो उससे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटी लैप्स हुए थे जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन गई थी। याद रखेंगे भाई, अनीस दयाल सिंह जी के अंडर में पार्लियामेंट सिक्योरिटी की लैब्स की इन्वेस्टिगेशन की एक तरीके से यहाँ पे कमेटी बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, भारत NACP जो कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया और ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। देखो क्या होता है कि जितनी भी कार बनती है इंडिया में उसको एक क्रैश टेस्ट के साथ गुजरना पड़ता था। तो क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमारे पास कोई अपनी खुद की जो क्रैश टेस्ट वाली फैसिलिटी है ही नहीं थी और हम जो रेटिंग देते थे वो दूसरे मानकों के आधार पर देते थे। तो हाल ही में क्या किया गया, इसको चेंज करके ऑल टुगेदर भारत NACP लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, NACP का NCAP का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको अलाउ किया है। ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई जो न्यू कार आ रही हैं स्टार्टिंग से उसकी क्रैश टेस्टिंग किया जाए, व्हीकल को और ज़्यादा सेफ्टी फीचर कोलिजन के माध्यम से समझा जाए कि कितना ज़्यादा वो सेफ है फॉर द पैसेंजर। ठीक है, और ये जो वॉलंटरी और ये स्टार्ट हुआ था वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, PM श्री स्कीम के बारे में जानते हैं। भाई PM श्री के स्कीम का फुल फॉर्म अगर मैं देखूं तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये इनिशिएटिव है, इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री जी ने। फर्स्ट फेज में करीब 14,500 स्कूल को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट्स के हो, यूटी के हो, लोकल बॉडीज के हो, म्यूनसिपैलिटीज के जो रहते हैं, इधर KV हो, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय हो, ठीक है, ऐसे बाकी बहुत सारे स्कूल्स को क्या इस प्रोग्राम में ऐड कर लिया गया था। ऑब्जेक्टिव था कि भाई कैसे भी करके इन जितने भी स्कूल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा मॉडल स्कूल बनाना एज पर दी नेशनल जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना उसके हिसाब से। ठीक है, इसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलते हैं। अब देखो की फीचर अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा भाई कि एक करियर ओरिएंटेड यहाँ पे मतलब होलिस्टिक अप्रोच से करियर ड्रिवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डिस्कवरी ओरिएंटेड एक पेडालॉजी बना के क्या किया जाएगा, बाल जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको डेवलप किया जाएगा जिससे क्या होने ये ऑल टुगेदर उनका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकें। बजट देखो, बजट के लिए बोला गया था भाई 60:40 का रेशियो रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट 60% फंड प्रोवाइड करेगी और वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो 40% अपना शेयर देगी। ठीक है, और कई केसेस में 90:10 भी रखा गया था जो यूटी लेवल पे था, सेंट्रल और यूटी लेवल पे। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं छत्तीसगढ़ के लिए तो यहाँ पे 211 स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया था एज अ PM श्री स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है भाई रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो इसका नाम दिया गया था अमृत भारत स्कीम या अमृत भारत स्टेशंस, तो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो फर्स्ट फेज में क्या किया जा रहा है, 508 रेलवे स्टेशंस को कायाकल्प किया जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ने वाला है 24,470 करोड़ के आसपास। पैसेंजर के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे और एक हिसाब से अगर रेलवे स्टेशन को मतलब सिटी सेंटर के जैसे डेवलप करेंगे, एक अच्छा सा एक घूमने जैसा मॉल होगा, जैसे मॉल होते हैं ना उस तरीके में, उस थीम में डेवलप करने के लिए यहाँ पे PM अमृत भारत स्कीम लेके आया गया है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं स्टेट वाइज अगर स्टेशन की तो सबसे ज़्यादा जो स्टेशन हैं यूपी में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, बंगाल में 37 और मध्य प्रदेश में 34 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन की तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। वहीं अगर देखें तो Tier 2 सिटीज में अगर मतलब और छोटे छोटे स्टेट्स की बात करें तो आसाम में 32, उड़ीसा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20 और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 28, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15। इस तरीके से अगर काम की चीज़ है तो छत्तीसगढ़ में 7 स्टेशन। कौन कौन से 7 स्टेशन है तो भाई याद करो, रायपुर, फिर बिलासपुर, उसके बाद दुर्ग। ठीक है, ये 3 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा 4 और होंगे जो रहेगा भिलाई, पावर हाउस, उसके बाद रहेगा भाई तिल्दा, नेवरा भी बोलते हैं इसको, तिल्दा नेवरा, फिर महासमुंद और लास्ट में अकलतरा। ये 7 स्टेशन है भाई हमारे छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं भाई, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 3 नए जो हमारे जो क्रिमिनल जो कोड्स हैं, हमारे जो एक तरीके से न्याय संहिता है उसको चेंज कर दिया गया है। अभी इसके जगह नए क्रिमिनल जो कोड्स हैं, एक्ट्स हैं, वो इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, इसको बोला गया है भाई भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि अभी एक एक्ट बन गया है।
इसने क्या किया भाई, हमारे इंडियन पिनल कोड को, आईपीसी जो 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसको टोटली वेनिश कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये रिप्लेस करेगा भाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को 1973 के एक्ट को। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये रिप्लेस करेगा हमारे एविडेंस एक्ट को जो कि था 1872 के आसपास जो लाया गया था। देख सकते हैं भाई इसमें रिप्लेस हो रहा है, तो इसमें अब इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो देखो इसमें 356 सेक्शंस रहेंगे जो ओरिजिनली 511 सेक्शंस को हटा के बनाया गया है, ठीक है, और 175 सेक्शन को अमेंड किया जा रहा है, इस तरीके से डिजाइन किया गया। इसमें भी देखो 553 सेक्शंस रहेंगे, 160 सेक्शन में अमेंडमेंट किया जा रहा है, 9 सेक्शंस ऐसे हैं जो फिर से ऐड किए जा रहे हैं, और अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसमें 170 सेक्शंस रहने वाला। मेन इसमें अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था कि गुलामी की मानसिकता से आज़ाद होना है, तो उसी कड़ी में एक और नया चीज़ है। आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश इरा के जो अननेसेसरली जो लॉज थे जो लोगों के उसमें नहीं थे, उसको अमेंड करके एक रिफॉर्म किया गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट बिल था उसमें हंगामा मच गया था, तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। चलिए हमको पढ़ना है। तो ऑयल इंडिया बन गई है 13th नंबर की महारत्न कंपनी, ठीक है, तो पूरी की पूरी महारत्न कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है भाई। तो 13वें नंबर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड आ गया है, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो अगर सीरियस जो क्वेश्चन आ गया कि 13th महारत्न कंपनी किसको बनाया गया, तो वो हो जाएगा हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी हिसाब से अगर देखें तो BHEL, BPCL, CIL, फिर उसके बाद गेल इंडिया, फिर HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और सेल, और लास्ट में आ जाता है ऑल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। अब बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो अभी यूनेस्को ने हाल ही में इंडिया में दो नए साइट्स को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इससे क्या हुआ, इससे इंडिया में टोटल जो साइट्स की संख्या हो गई वो 42 हो गई, ठीक है। इसमें अगर मैं टोटल 42 में अगर बात करूं तो 34 जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, उसके बाद 7 नेचुरल साइट्स हैं और 2 जो हैं वो मिक्स साइट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जो 41वां जो 41st नंबर का जो था वो था शांति निकेतन। शांति निकेतन पड़ेगा भाई आपका वेस्ट बंगाल में, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शांति निकेतन किससे रिलेटेड है भाई, तो ये हमारे नोबेल लॉरेट थे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक तरीके से मेमोरी में कल्चरल और एजुकेशन हब बना था, तो वहाँ जो पूरा जो कैंपस है उसको शांति निकेतन बोला जाता है। तो इसको प्रिजर्व करते हुए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और जो 42वें नंबर पे आया है भाई वो सेक्रेड एंस्लम्स ऑफ होलसेया, जो होलसेया डायनेस्टी की पवित्र मंदिरें हैं, उनमें देखा जाए तो 12वीं से 13वीं सेंचुरी के बीच में कर्नाटका में होयसला डायनेस्टी राज करती थी। अब उनकी जो 3 मेजर टेम्पल्स है, जैसे चन्नाकेश्वर टेम्पल है जो बेलूर में लोकेटेड है, फिर होयसलेश्वर टेम्पल है जो हलेबीडु में है, और केशव टेम्पल है जो सामंतपुरा में मैसूर में है। इन तीनों को क्या किया गया है, एज अ होल बना दिया गया है सेक्रेड एंस्लिम्स ऑफ होयसला, जिसको 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आपको याद है 10 बार मैंने यही बताया है। यूनेस्को की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे इस तरीके की जो कल्चरल से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उनको प्रिजर्व करने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलक्यारा टनल उत्तराकाशी अभी हाल ही में बहुत न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था भाई, अभी हाल ही में जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो 41 जो मजदूर थे वो यहाँ पे फंस गए थे। करीबन 20 दिन का ऑपरेशन यहाँ पे चला और तब जाके यहाँ पे उनको बचाया जा सका। एक हिसाब से देखें तो ये बहुत ही एक मतलब न्यूज़ बन गई थी उस समय में। तो थोड़ी सी बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की। तो ये उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है भाई। ये क्या करेगा, 4 धाम प्रोजेक्ट से लिंक्ड है, जिसमें गंगोत्री को यमुनोत्री से जोड़ने के लिए टनल्स बनाए जा रहे थे या रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है। तो यमुनोत्री धाम को कनेक्ट करने के लिए 26 किलोमीटर का ये बन रहा था। जो टनल की लंबाई थी तो उसकी बात करूं तो 4.5 किलोमीटर का टनल बन रहा है। ये सिलक्यारा टू डंडल गांव के बीच में बन रहा था, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन को नाम दिया गया था भाई ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन लाइफ। इसमें जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फोर्स या स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स BRO
और जो कंपनी थी, पेरेंट कंपनी जो टनल बना रही थी, साथ ही साथ आईटीबीपी और जो स्टेट पुलिस है, उन्होंने साथ में मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट किया और सक्सेसफुली जो 40 मजदूर वहां फंस गए थे, 40 मजदूर, उनको बाहर निकाल लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज ऑफ कल्चर फोरम के में शामिल कर लिया गया भैया। बेंगलुरु जो है वो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, हम जैसे जानते हैं, तो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में इनको ऐड किया गया है और 41वें नंबर पे हमारा जो बेंगलुरु सिटी है वो ज्वाइन हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि कल्चरल जो सिटी है उनको एक तरीके से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसी कड़ी में अगर देखें तो जो फेमस सिटीज़ है जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है, दुबई है, तो इनको भी वर्ल्ड सिटीज़ ऑफ कल्चरल फोरम में इंक्लूड किया जा सका है। ठीक है, याद रखेंगे रैंक कितना है, 41st में बेंगलुरु को ऐड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे लगाई गई है। सीएम जो फॉर्मर सीएम थे एमपी के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था और इस स्टैच्यू का एक नाम दिया गया है एकात्म की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं उनके 12 साल की जो 12 साल एज में जब वो थे उस समय की ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना है, 108 ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। चलिए, सर्ववेद महामंदिर टेम्पल अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है भाई, तो ये कहाँ है, उमराहा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये किससे रिलेटेड है, ये सर्ववेद महामंदिर जो है वो विहंगम योगाश्रम से रिलेटेड है। यहाँ पे योग सिखाया जाता है वेरियस तरीके से। इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 4000 सर्ववेद के जो वेदास हैं, जो महाभारत है, उपनिषद है, रामायण है, गीता, उसको वॉल पे पेंट किया गया है और स्टोरी के फॉर्म में हर जगह पे डिपिक्ट किया है। तो एक हिसाब से एक कल्चरल सेंटर बनाने का ट्राई किया गया है। याद रखेंगे सर्ववेद महामंदिर वाराणसी यूपी। ठीक है, यूनेस्को ने अभी हाल ही में गरबा डांस को एज अ कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अपना स्थान दिया है। मतलब गरबा को एज अ कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। किसने, फिर से यूनेस्को ने। लेकिन इसमें किस लिए दिया है भाई, क्योंकि ये एक तरीके से इनटेंजिबल हेरिटेज बन गया है जो कभी मिट नहीं सकता, अमिट है, इनटेंजिबल है, जिसको कोई छू नहीं सकता, अमूर्त रूप में है। ठीक है, तो गरबा को भाई 15th कल्चरल आइटम है इंडिया से। ऐसे इसके पहले जो 14 बहुत सारे जो हमारे कल्चरल हेरिटेज जैसे दुर्गा पूजा हो गया, कुंभ मेला हो गया और छोटे छोटे और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड किया गया यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में। अगर 14 नंबर की बात करूं तो कोलकाता का जो दुर्गा पूजा था ना, उसको 14 नंबर में ऐड किया गया था 1 साल पहले। और गरबा के बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हैं भाई कि ये गुजरात का फेमस डांस फॉर्म है जो नवरात्रि के समय प्रस्तुत किया जाता है देवी माता के को प्रसन्न करने के लिए। चलिए नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं, यूनेस्को की ही बात चल रही है तो यूनेस्को ने एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का एक लिस्ट होता है जिसमें वो क्या करते हैं कि एक कोई भी एक ऐसी सिटी होती है जहाँ पे कुछ उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, स्पेशल हेरिटेज होते हैं, जिसके वजह से वो अपने आप में एक यूनिक नेचर का हो जाता है। तो ऐसे सिटी को रिकॉग्नाइज करके ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने का काम यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क करता है। तो हाल ही में क्या हुआ, हमारे कंट्री की 2 सिटी कोझिकोडे और ग्वालियर, कोझिकोडे केरला की है और ग्वालियर जो है वो एमपी की, ये 2 सिटी हैं, इनको एज अ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड किया गया है। तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के हिसाब से, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए। तो इस वजह से यूनेस्को ने 2 सिटीज को अभी हाल ही में ऐड किया है, कोझिकोड और ग्वालियर को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ भाई। इसको कौन करता है, तो ये होता है भाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जाता है। और इस सर्वे के अंडर अगर मैं देखूं तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत रैंकिंग दी जाती है सिटी को कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो जो क्राइटेरिया होता है उसमें हम कैटेगरी 1, 2 और 3 में अलग अलग सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से सिटी को रैंक करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अगर मैं बात करूं तो 131 सिटी को यहाँ पे रैंक किया गया है, जिसमें इंदौर जो है वो कैटेगरी 1 सिटी में आती है जहाँ पे स्वच्छता है। मतलब जो भी है, जैसे एक बात करें तो 10 लाख का अगर पॉपुलेशन है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या हुआ है, इंदौर सिटी ने टॉप किया है, रैंक 1 नहीं है। वहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मानी गई है। ठीक है,
और अगर कैटेगरी 2 की बात करूं तो ये 3 से 10 लाख तक की जो पॉपुलेशन वाली वो है, और कैटेगरी 3 में देखें तो 3 लाख से जो नीचे की जो पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं ऐसे हैं। तो टोटल 1 लाख कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी 1 में अगर मैं बात करूं तो 47 सिटी को रैंक किया गया था, कैटेगरी 2 में बात करूं तो 44 सिटी, और कैटेगरी 3 में 40 सिटी। तो इंदौर जो है वो कैटेगरी 1 में जो 10 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी होती है उसमें उन्होंने टॉप किया है। देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली को 9वां स्थान मिला है, मुंबई को 10वां स्थान, और हमारे छत्तीसगढ़ का कोई है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इंदौर टॉप में है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, याद रखेंगे। चलिए, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आपको डेटा यहीं पे मिलेगा पाथ आईएएस में, देखते रहिए। चलिए अब आते हैं भाई टाइगर सेंसर 2022। देखो 2022 का है, लेकिन इसको रिलीज कब किया गया था, 2023 को। ठीक है, टाइगर डे के दिन इसको रिलीज किया गया था। अब इसमें क्या होगा भाई, डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अगर मैं बात करूं इंडिया में इस पर्टिकुलर सेंसस के हिसाब से तो 3682 है, 3682 टाइगर्स पूरे इंडिया में देखे गए हैं एज पर द टाइगर सेंसस रिपोर्ट। ठीक है, अगर मैं एरिया वाइज उसको डेवलप करूं तो शिवालिक हिल्स और गंगा प्लेन में, जिसमें पूरा का पूरा उत्तराखंड, यूपी का जो तराई रीजन है, बिहार का जो तराई रीजन है, वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो वहां पे 819 के आसपास टाइगर देखे गए हैं। सेंट्रल रीजन और ईस्टर्न घाट में अगर मैं बात करूं, जो सेंट्रल रीजन है हमारा, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़ और ये कर्नाटका वाला आ जाता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो उड़ीसा वाला एरिया है और आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे 1439 टाइगर्स देखे गए हैं। वेस्टर्न घाट रीजन में वहीं अगर बात करूँ तो 1087, सुंदरबन में 236 टाइगर, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में बात करूँ तो 101 टाइगर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टेट वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, 785 टाइगर, कर्नाटका में उसके बाद 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306, छत्तीसगढ़ में हमारे 17। और ये जो 17 टाइगर्स हैं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ऑल टुगेदर हमारे यहाँ जो टाइगर्स का नंबर है वो पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2006 में हमारे पास 26 से, ये छत्तीसगढ़ का है ना, कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में किस हिसाब से टाइगर की पॉपुलेशन घट रही है। 2010 में 26, फिर 2014 में 46 हो गए, अचानक से स्पाइक देखा गया क्योंकि माइग्रेट करते रहते हैं ना टाइगर इधर से उधर। 2008 में 19 टाइगर देखे गए, और 2022 में खाली 17 ही टाइगर गिने गए थे। उसमें भी जो टाइगर्स हैं, अचानक मार टाइगर रिजर्व में 5 देखे गए थे, इंद्रावती में 1 देखा गया था, सीता नदी में 1, और जो टाइगर रिजर्व के बाहर जो माइग्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वहां पे 10 टाइगर को गिना गया था। तो जितना भी क्वेश्चन है इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया था। इसका जो थीम था भाई, एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसमें हमको अवेयरनेस राइज करना था अबाउट द क्रिटिकल चैलेंजेस जो एलिफेंट और मैन के बीच में होता है। जनरली जो अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट है ना, उनके बीच में ज़्यादातर लोग जो कैसी उनकी कंडीशन है, किस तरीके से उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है, कैसा उनका मतलब जो फूड की जो नीड है वो नहीं वो हो पा रही है, ये सबको यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इंडिया का क्या है भाई। इंडिया में इस दिन होता है भाई, मतलब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो एलिफेंट जो हमारे इंडिया में एक नेचुरल हेरिटेज एनिमल माना गया है, क्योंकि हम जो गणेश जी है उनसे इनको रिलेट करके देखते हैं तो हम इनको नेचुरल हेरिटेज मानते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इनका। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये एक की स्टोन स्पीसीज है इंडिया के लिए। तो एशियाटिक एलिफेंट जो इंडिया में है वो 29,964 के आसपास है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट हैं। ठीक है, कर्नाटका इज द हाईएस्ट इन एलिफेंट, उसके बाद असम में, फिर केरला में। 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है। इस दिन एक गज गौरव अवार्ड जैसा कुछ भी होता है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, जो वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन गज गौरव नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ये हाथियों को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ पैसेज देने के लिए, और उनके जो वेंडरिंग रोड्स होते हैं ना, जैसे उनका चलने का एक दायरा होता है, उनको मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो उससे बचाने के लिए जो वन पर्यवेक्षक या जो फॉरेस्ट गार्ड अच्छे से काम करते हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो इस बार का जो गज गौरव अवार्ड दिया गया था वो भुवनेश्वर इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। और हमारे स्टेट के देखो महासमुंद डिवीजन के फॉरेस्ट गार्ड दीपक शर्मा और उनकी गज यात्रा की टीम जो थी उनको मिला है गज गौरव नेशनल अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए चंद्रयान 3 के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात भाई, लॉन्च कब हुआ था, तो
14 जुलाई 2023 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। व्हीकल कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था? तो लॉन्च व्हीकल था हमारा LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये क्रायोजेनिक इंजीनियर है, मतलब क्रायोजेनिक इंजन है, 3 स्टेज का है। देखो ये 2 है वो सॉलिड स्टेज हैं, ठीक है, सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे फिर लिक्विड स्टेज है और लास्ट में पड़ता है आपका क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये 3 स्टेज का रॉकेट है, हैवी, इसको बाहुबली भी बोलते थे। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 हुआ वो लॉन्च मतलब लैंड कब हुआ मून पे? वो 23 अगस्त 2023 को हुआ। किस लोकेशन पे लैंड हुआ? देखो यहाँ से लॉन्च किए थे तो ये ऑर्बिट करता हुआ अल्टीमेटली ये जाके साउथ पोल पे लैंड हो गया। तो साउथ पोल ऑफ मून, और वो भी डार्क साइड में ना, जिधर कभी ना हमने देखा भी नहीं है। पेलोड्स कौन कौन थे इसके साथ? जो यात्री थे वो कौन कौन थे? तो ये था भाई हमारा चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 के साथ क्या क्या जाएगा? तो पहला था जो लैंडर था, ये पूरा जो लैंडर दिख रहा है ना, इसका नाम था विक्रम। रोवर था, उसका नाम था प्रज्ञान। उसके बाद इसके अंदर विक्रम लैंडर हो गया, प्रज्ञान रोवर हो गया। इसके पहले जो चंद्रयान 2 था वहां पे एक और मॉड्यूल था जो ऑर्बिटर था, जो अभी भी वहीं पे घूम रहा है। ठीक है, लैंडिंग साइड अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 की, तो उसको जो इम्पैक्ट किया था हमने, इम्पैक्टर भेजा था, उसको हमने जवाहर स्थल दिया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो उसको हमने दिया था जहां पे वो क्रैश हो गया था, उसको नाम दिया गया था तिरंगा। और चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया उस जगह को हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और 23 अगस्त जब चंद्रयान मून पे लैंड हो गया, उस डे को हमने डिसाइड कर लिया है कि अब इसको मनाएंगे एज अ नेशनल स्पेस डे। ठीक है, नेशनल स्पेस डे के रूप में हम इसको मनाएंगे। चलिए इतना काफ़ी रहेगा। अब फिर से बात करते हैं भाई इसरो के एक अचीवमेंट की। तो इसरो ने लॉन्च किया था अभी आज से कुछ महीने पहले आदित्य L1। अभी वो L1 पॉइंट पे पहुंच गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। लॉन्च डेट थी इसकी 2 सितंबर 2023। लॉन्च व्हीकल था PSLV C57। याद रखेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV C57। और इस साल के शुरुआत में PSLV C58 से क्या लॉन्च किया गया है? एक्सपोसैट। सभी को याद होना चाहिए, एक्सपोसैट भी लॉन्च किया गया है साल के शुरुआत में ही। लॉन्च कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। आदित्य L1 मिशन जो है वो करीबन 109 अर्थ डे के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, ताकि वो जो हमारा आदित्य L1 है वो इस L1 लैग्रांजेस पॉइंट पे जाके पहुंच सके। देखो लैग्रांजेस पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे अर्थ और जो सन की ग्रेविटी है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब एक हिसाब से बैलेंस हो जाती है। वहाँ पे नो ग्रेविटी स्टेशन होती है, ना तो वो उधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। तो इस हिसाब से ये L1 है, यहाँ पे रह के वो सन को स्टडी करने वाला है। ठीक है, जो L1 पॉइंट है वो अर्थ से कितना दूर है? करीबन 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो और वनवेब को लाइसेंस मिल गया है भाई सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। वेरी वेरी गुड। दिया किसने है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन ने दिया है। परमिशन मिलने के बाद क्या करेगा भाई? जो जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और जो वनवेब कम्युनिकेशन है वो कोलैबोरेट करेंगे और सैटेलाइट सर्विसेज लॉन्च करेंगे। जियो तो खुद की प्राइवेट सर्विस लॉन्च कर सकती है, और हमारे यहाँ का भारतीय ग्रुप जो एयरटेल ओन करती है, एयरटेल नाम की कंपनी, उन्होंने वनवेब के साथ कोलैबोरेट करके ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करने का लाइसेंस इनको मिल गया है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हर जगह पे प्रोवाइड होनी चालू हो जाएगी। चलिए साइंस में आगे तो समुद्रयान मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। ठीक है, ये एक कैप्सूल है, एक सबमरीन है जो डीप सी में एक्सप्लोर करने वाला है। इसको डिजाइन किसने किया है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT और चेन्नई ने, जो चेन्नई में है, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसने इसको फंड किया था। समुद्रयान मिशन जो रहेगा वो इंडिया का पहला मैन मिशन होगा जो डीप ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इससे अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? हमको ओशन के डीप में क्यों जाने का है? तो जाने का इसलिए क्योंकि जो डीप ओशन में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं उनको पता लगाना है। अंडर वाटर जो माइनिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ जो ओशन की जो डीप सी टेक्नोलॉजी होने से क्या करेंगे हम? जो सस्टेनेबल यूज ओशन की रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा भाई? ब्लू इकोनॉमी को भी इनिशिएटिव सपोर्ट मिलेगा। जो मछलियाँ होती है किस जगह पे क्या होती है, कैसा
करंट चल रहा है, मतलब जो अंडर वाटर करेंट्स होते हैं ना, मछलियाँ किधर मिल सकती हैं, तो इस हिसाब से हम मैपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डीप सी एक्सप्लोरेशन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नाम याद रखेंगे भाई, समुद्रयान मत्स्य 6000। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया था भाई। सेमिकॉन का मतलब होता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो चिप्स होते हैं, वो प्रोड्यूसिंग कंट्री, मार्केट, स्पेस, बड़ी बड़ी कंपनियां, सबका एक कोलैबोरेशन हुआ, एक समिट हुआ, जिसमें कुछ थीम्स निकल के आई। जैसे गांधीनगर गुजरात में ये हुआ था सेमिकॉन इंडिया, और इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम थी भाई कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। कुछ पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं, जैसे माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, कैडेंस, एएमडी और ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्री जाइंट्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट करके इंडिया में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा एक रोड मैप बनाया गया है, जिससे आने वाले सालों में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अचानक सा एक बूम होने वाला है और इंडिया इसमें लीड रोल ले पाए, इसलिए इस तरह के इवेंट्स कराए जा रहे हैं। चलिए, हाल ही में क्या हुआ, जो पंजाब की सतलुज रिवर है, वहाँ पे एक रेयर अर्थ मेटल टैंटलम की डिस्कवरी हो गई है। ठीक है, किसने की है भाई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर ने की है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है। टैंटलम एक तरीके से ऐसा मतलब रेयर अर्थ मेटल है जो बहुत ही हैवी, हार्ड, वेरी हार्ड होता है, साथ ही साथ कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जिसको हम आज के ज़माने में यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है भाई, ये किसी भी तरह के केमिकल अटैक या टेम्परेचर जो 150 के नीचे है, उसमें इसका कुछ मतलब कोई किसी तरह से हानि नहीं होती है, ये वैसे का वैसा बना रहता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई, और हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस है। इवन ये टंक्शन से भी ज़्यादा, टंक्शन और रेडिनियम से भी ज़्यादा क्या रेजिस्टिविटी दिखाता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट केमिकल प्लांट के कंपोनेंट बनाते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कटिंग एजेस बनाते हैं, हाई स्पीड मशीन टूल्स के लिए, वहाँ पे इस पर्टिकुलर मेटल को यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम रहेगा टैंटलम। याद करेंगे, सतलुज रिवर के सैंड में ये डिस्कवर किया गया आईआईटी रोपर ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, फिर से हाल ही में हमारे इंडिया ने नॉर्थ पोल पे एक विंटर एक्सपीडिशन सेंटर, रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिया, जिसका नाम रखा गया है हिमाद्री। कहाँ पे है? आर्कटिक रीजन में है, नॉर्थ पोल के पास, और जनरली ये नॉर्वे में पड़ता है। इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फंड कौन कर रहा है भाई? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। हिमाद्री जो होने वाली है भाई, ये एक ऐसी रिसर्च सेंटर है इंडिया की, मतलब पहली रिसर्च स्टेशन है जो नॉर्थ पोल में आपको देखने को मिलेगी। ये करीबन न्यू एल्सुन जो आइलैंड है, उससे 1200 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, अब अदर रिसर्च स्टेशन हम देख लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर में हम साउथ पोल में हम जाकर रिसर्च करते थे, एंटार्क्टिका में, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब हमारे प्रीवियस हमारे रिसर्च स्टेशन है जो साउथ पोल में हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट पे है। और 3G जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो डेवलप किसने की? 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन ने डेवलप की विद दी हेल्प ऑफ IIT मद्रास। याद रखेंगे, फर्स्ट इंडिया 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। फर्स्ट ग्लोबल AI समिट हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में हुआ 1 से 2 नवंबर के बीच में, जिसमें 28 मेजर कंट्रीज ने पार्ट किया। इंडिया, चाइना, US, यूरोपियन यूनियन मेजर पार्टनर्स थे। इसका आउटकम निकला भाई, जिसका नाम रखा गया ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जो आने वाले दिनों में AI से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करके एक सामूहिक नेतृत्व बना के काम करने की दिशा में एक समिट किया गया है। ग्लोबल पार्टनर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 का समिट हमारे इंडिया में भी हुआ। अब इसमें क्या होगा भाई? ये हुआ था भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में, 12 से 14 दिसंबर के बीच में। ये इवेंट का होल एंड सोल एक तरीके से क्रक्स बताएंगे। तो इसमें क्या करना है भाई? हमको जो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो साइंस, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिया, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, इन सबको
एक जगह ला के एक ऐसा आउटकम निकालना है जिससे क्या होगा कि हम एआई का अच्छा यूज़ कर सकें। ठीक है, आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा डी फेक और जो फ्रॉड्स होते हैं उनको किस तरीके से निपटना है, कैसे चैलेंजेस को टैकल करना है, ये सब चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। याद रखेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली में हुआ और ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूके में हुआ। चलिए 23वां मीटिंग हुआ भाई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का श्रीलंका में। अभी श्रीलंका के पास चेयरमैनशिप है 2023 से 2025 तक के लिए। देखो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का काम क्या है, ये इस पर्टिकुलर इंडियन ओशन रीजन में जो कि जितनी कंट्री हैं उनके बीच का एक कोऑपरेटिव ग्रुप है। यहाँ पे ट्रेड कैसे बढ़ाएं, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन को कैसे इम्प्रूव करें, ये सब चीज़ों को ये डिस्कस करते हैं। 6 मार्च 1997 में इसका बना हुआ था। ये हेडक्वार्टर इसको देखने को मिलेगा एबने मॉरिशस में। 23 मेंबर्स हैं भाई और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, ऐसे करके पूरे के पूरे 23 कंट्रीज़ आपको इंडियन ओशन वाले जहाँ पे भी जगह पे लगे हुए हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ तो सलमान अल फरीसी है। अभी जो चेयर है वो श्रीलंका के पास है 2023 में, वॉइस चेयर हमारे पास है इंडिया के पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में क्या हुआ, एक क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट हुआ जिसका नाम दिया गया प्रलय। इसको प्रलय मिसाइल का टेस्ट फायर जो है उड़ीसा कोस्ट से हुआ। उड़ीसा कोस्ट में कहाँ पे, चांदीपुर कोस्ट बोलते हैं इसको, चांदीपुर कोस्ट, ठीक है, वहाँ से इसको फायर किया गया। अब इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 350 से लेके 500 किलोमीटर के बीच में रहेगी और इस मिसाइल में 350 से 700 किलोग्राम्स तक की जो हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स हैं उनको यहाँ पे ले जाया जा सकता है। इसको डेवलप किया है किसने, DRDO ने। चलिए, कंट्री में फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल अभी हाल ही में ओपन हुआ, कहाँ पे, वृंदावन, जो कि पड़ता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया। अब इसका नाम दिया गया है भाई संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल, ठीक है। अब ये ऑल गर्ल सैनिक होने वाला है तो इसी सेशन से इसको स्टार्ट करेंगे, अप्रैल वाले से ही। इसको मतलब जो रहेगा इसमें जो बेटियां पढ़ेंगी उसको CBSE से एफिलेट किया जाएगा और आगे की दिनों में देखने को मिलेगा कि ऐसे 100 स्कूल्स और ओपन किए जाएंगे। वेरी 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 गुड इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक और डिफेंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भाई। हमारे खुद कंट्री में एक बहुत ही अच्छा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हुआ है जिसका नाम दिया गया है एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023। यहाँ पे क्या किया गया, अस्त्र शक्ति 2023 एक तरीके से एक ऑपरेशन का नाम हो गया जिसको कंडक्ट किया गया था एयरफोर्स स्टेशन ऑफ सूर्यलंका जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्ट में पड़ता है। ये थोड़ा एक सीक्रेट जैसा कुछ टेरिटरी है। यहाँ पे क्या किया गया भाई, यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करके देखा जो रिसेंटली डेवलप हुआ है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका नाम दिया गया है भाई समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको एक्सरसाइज किया गया। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि एट द सेम टाइम एक ही बार में 4 टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी को यहाँ पे शो किया गया है और जितने भी जो मिसाइल्स थे उनकी जो रेंज बताई जा रही है वो मैक 2 से मैक 2.5 के बीच में थी। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करूँ तो इसको डेवलप किया है DRDO ने और आकाश फायरिंग यूनिट को एक बहुत सारे जैसे बहुत फ्लायरिंग रेडार्स और फायरिंग कंट्रोल सेंटर्स और बहुत सारे फोर्स लॉन्चर्स ऐसे जो नए नए टेक्नोलॉजी है इक्विपमेंट्स हैं उनसे लैस किया गया है ताकि वो एट ए टाइम मल्टीपल और जो टारगेट्स हैं उनको क्या कर सकें उसको टैकल कर सकें। और जहाँ तक बात है तो ये कोस्ट से 25 किलोमीटर की दूरी में ही इन्होंने टारगेट को हिट करके सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे भाई एक्सरसाइज का नाम है अस्त्र शक्ति और जो डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म बना है मिसाइल डिफेंस उसका नाम रखा गया है समर एयर डिफेंस जो कि बेस्ड है किस पे, आकाश मिसाइल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है भाई 2 रेडार सिस्टम जिसका नाम दिया गया है उत्तम और अंगद। ठीक है, अंगद और उत्तम किस में लगेंगे, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो तेजस मार्क 1A उसमें इसको फिट किया जाएगा। दोनों जो सिस्टम है दोनों रेडार है उत्तम और अंगद उसको डेवलप
रिसर्च किया, डेवलप किया है किसने, DRDO ने। और अभी हाल ही में शोकेश किया गया था, जो एयर शो होता है वहाँ पे इनकी कैपेबिलिटी को दर्शाया गया था। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है भाई हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स को अब धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। US ओपन, US ओपन 2023 की बात करूं तो देखो ये साल का आखिरी इवेंट होता है, ठीक है। इसको साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। तो 4-5 कैटेगरी में बात करेंगे। मेन सिंगल में जो विनर रहे वो थे नोवाक जोकोविच, और जो रनर अप रहे वो थे डेनिल मेदवेद। विमेन सिंगल में कोको गॉफ और अरियाना सबलेंका। मेंस डबल में राजीव राम और जोए सेलिबरी ने विनर थे, और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन यहाँ पे रनर अप रहे। विमेंस डबल में बात करूँ तो गैब्रिलिया द्रोस्क्वी और इरिन रेटनफिल, और रनर अप में बात करें तो वोना जोरनेवारा और लॉरा सिगमंड ने रनर अप की रनअप रहा है। मिक्स डबल में बात करूं तो हरी हेलिवोना एंड एना डेलिनीना और जेसिका पूंगा पेगुला और ऑस्टिन कार्जेलिक ये रनर अप है। थोड़ा सा मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है इनका नाम पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए। और ज़्यादातर तो ये मिक्स डबल और विमेंस डबल, मेंस डबल आप छोड़ सकते हो। जनरली आपको मेंस सिंगल और मेंस विमेन सिंगल के बारे में ही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम में 3 जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो प्रीवियस क्रिकेटर्स हैं, उनको अपने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है, जिसमें 2 इंडियन क्रिकेटर और 1 श्रीलंका के प्रीवियस क्रिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। इंडियन क्रिकेटर की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग जी, और इंडिया की विमेन्स जो क्रिकेट टीम थी उनकी जो फर्स्ट कैप्टन थी डियाना एडुजी, उनको यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। तो हर साल ये क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, उनको एज आ मार्किंग ऑफ रिस्पेक्ट उनको ऐड करते रहते हैं। तो याद रखेंगे भाई 3 प्लेयर्स को यहाँ पे किया गया है, वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडुजी और अरविंद डिसिल्वा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार अनाउंस हुए भाई, तो किनको मिला है, तो ये जीता है चिराग शेट्टी ने और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने, ठीक है। ये किस खेल के लिए माहिर है, बैडमिंटन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इनको इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा और भी अवार्ड होते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो वो बहुत लोगों को मिला है। हमारा जो बुकलेट है वहाँ पे आप आसानी से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर अर्जुन अवार्ड की बात करूँ तो जो की पार्टिसिपेंट्स है, जैसे मोहम्मद शामी को यहाँ पे मिला है, और एक शीतल देवी, याद करो जो पैरा आर्चर है, हमारी आर्चरी से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड है, उनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां एडिशन हुआ भाई नेशनल गेम्स का गोवा में, ठीक है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के बीच में हुआ था। मस्कट क्या था भाई इस पर्टिकुलर इवेंट का, तो मोगा, जो कि था एक इंडियन बाइसन। थीम था वन नेशन वन स्पिरिट। देखो इस पर्टिकुलर नेशनल गेम की खास बात ये रही कि यहाँ पे अभी तक जो गेम्स होते थे उनमें सबसे ज़्यादा गेम्स यहाँ पे करवाए गए हैं। ऑलमोस्ट 43 गेम्स हुए हैं जो कि ओलंपिक और इंडिजिनियस डिसिप्लिन्स के हैं। न्यू कमर्स में बात करें तो खो खो, योगा आसन, मलखम, बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, पार्क ट्रॉस, क्रिकेट, मार्शल आर्ट, कलरीपट्टू और पेन कार्ड सिलेट, ये सब जो नए इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमारी ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता था, याद रहना चाहिए ये। चलिए स्पोर्ट्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का लिस्ट आ गया है भाई, जिसमें हमारे इंडिया की 4 वुमेन को इस लिस्ट में जगह दिया गया है, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 32वां रैंक मिला है, ठीक है। जो HCL की CEO हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, उनको 60वां रैंक दिया गया है, ठीक है। सेल की जो चेयरपर्सन है सोमा मंडल जी, उनको 70वां रैंक मिला है। और जो बाइकॉन फाउंडर हैं किरण मजूमदार शॉ जी, उनको 76वां रैंक यहाँ पे मिला है। तो रैंक भी इम्पॉर्टेंट है, नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण 32 रैंक,
रोशनी नादर 60वां रैंक, सोमा मंडल जी को 70वां और किरण मजुमदार जी को 76वां रैंक यहाँ पे मिला है। कुछ फेमस बुक्स देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड है। इनमें से एक अगर पूछा ही जाएगा तो इसी में से होगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहे थे। तो पहला जो बुक है भाई, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। ये एक बुक है जिसको लिखा है बोरिया मजुमदार ने। बोरिया मजुमदार जो है वो एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मुंबई बेस्ड। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के जीवनी के हिसाब से उनकी करियर के बारे में एक बुक लिखी है, सचिन @50। ठीक है। दूसरी बुक की बात करें तो वो बुक है भाई वाई भारत मैटर्स। ठीक है, ये बुक लिखा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। तो इसमें इंडिया का प्रोस्पेक्टिव दिखाया गया है भाई, और वर्ल्ड में किस तरीके से हम अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, किस तरीके से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया की जगह है, इंडिया का क्या अप्रोच है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में कुछ इंसाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर एक और बुक आपको देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसका नाम है 4 स्टार डेस्टिनी। ये बुक जो है वो हमारे फॉर्मर जनरल इंडियन आर्मी के जनरल MM नरवणे जी की बुक है। इसमें इन्होंने गलवान जो एपिसोड हुआ था ना, गलवान 2020 में चाइना के साथ जो झड़प हो गई थी गलवान वैली में, उसके बारे में कुछ इंसाइट्स दिए हैं, जिसको गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ आपत्तिजनक मतलब मानते हुए कुछ ऐसा कमेंट किया था। तो एक्चुअल में कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई थी। अभी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, हमको बुक के बारे में पढ़ना है, 4 स्टार डेस्टिनी। ठीक है। फिर आते हैं भाई, हाल ही में रघुराम राजन और रोहित लांबा जी ने एक नया बुक लॉन्च किया जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। तो रघुराम जी हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, जिन्होंने लिखा है भाई ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। फिर एक और बुक है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, उसका नाम था कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो इसमें मुगल इंडिया से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड का किस हिसाब से इंडिया पे कब्जा हुआ या किस तरीके से उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया, उसके बारे में यहाँ डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बुक थी भाई किसकी, नंदिनी दास जी की। ठीक है। चलिए अब आते हैं 72nd मिस यूनिवर्स 2023। इसमें भाई विनर रही हमारी नहीं मतलब निराका गोवा की शाइनेस पेलोसियस। ठीक है। और रनर अप की बात करें तो हमारे पड़ोस के कंट्री थाईलैंड से हैं एनोटोनिया पॉर्सेल्ड। ठीक है। तो याद रखेंगे भाई, इस बार जो मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन है, निराका गोवा से शाइनेस पेलोसियस। ठीक है। इंडिया से भी थे क्या, हाँ तो पास्ट में रहे हैं ना भाई इंडिया से। सुष्मिता सेन जी 1994 में, लारा दत्ता जी रही हैं 2000 में, और हाल ही में देखा गया है 2021 में हरनास कौर संधू 2021 में मिस यूनिवर्स का क्राउन पहन चुकी हैं। ये याद रखना हमेशा, 72nd 72वां। चलिए, मैन बुकर प्राइज 2023 का किनको दिया गया है, तो आयरिश ऑर्थर हैं पॉल लिंच, जिनको 2023 का मैन बुकर प्राइज दिया गया है फॉर हिज नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है। ये एक तरीके का लिटरेरी अवार्ड है जो अच्छी राइटिंग करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग जो बुक्स होती हैं, मतलब एक हिसाब से जो इंग्लिश वाली बुक होती है ना, उनको ये बुक प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है। तो 2023 का मैन बुकर प्राइज़ किनको मिला है, पॉल लिंच फॉर द प्रॉफिट सॉन्ग। चलिए भाई, साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करते हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनकी जो 20 भाषाएं हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। तो कुछ मेजर पिक्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे हिंदी लैंग्वेज के लिए इस बार का साहित्य अकेडमी अवार्ड किनको दिया गया है, संजीव जी को फॉर हिज जो उनकी जो रचना है मुझे पहचानों के लिए। फिर दूसरी है इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश जो है वो हमारी मतलब जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें नहीं आती, ये अलग से है। तो इसमें मिला है भाई आपको नीलम शरण गौर जी को फॉर रिक्विंग इन रागा जानकी। ठीक है, इसके लिए मिला है। और उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो सादिका नवाब सरहर को मिला है फॉर हिज नॉवेल
राजदेव की अमराई के लिए। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीएम मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर मिला है फ्रॉम द ग्रीस। ये साल के शुरुआत के दिनों में जब ये ग्रीस की यात्रा पे गए थे, तब इनको वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑनर ऑफ ग्रीस। और कहाँ कहाँ का मिल चुका है, तो भाई यूएई का मिल गया है, ठीक है, इजिप्ट का मिल गया है, इजिप्ट का मिल गया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का भी मिल गया है, एक फ्रांस का अभी हाल ही में मिला है। तो इतने सारे इनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो कंट्रीज़ के मिल चुके हैं। चलिए, हाल ही में जस्टिस एम फातिमा बीवी जी का 96 एज में दुखद निधन हो गया है। ये कौन थी भाई, तो ये फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज थी, ठीक है। 1927 में ये बॉर्न थी, और फातिमा जो बीवी थी वो पहली मुस्लिम जज भी थी, और साथ ही साथ पहली हमारी चीफ जस्टिस भी थी, या पहली सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट ये ह्यूमन राइट कमीशन की भी मेंबर रही, और बाद में जाके इनको तमिलनाडु का गवर्नर भी बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे जस्टिस एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट भाई डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये बिंदेश्वर पाठक जी कौन है, सबने सुना है ना, सुलभ इंटरनेशनल। तो जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, उनको इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया था, जो पब्लिक टॉयलेट बना के। तो सुलभ इंटरनेशनल जो है वो इन्हीं की देन थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे भाई। चलिए, हमारा 50 करंट अफेयर्स कैसे निकला हमको पता ही नहीं चला। अब आ जाते हैं भाई छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, जिसमें आपको मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि हमारा पाथ आईएएस एकेडमी का सीजीपीएससी का मेन स्टेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। जैसे ही आप प्री दिला के आएँ, उसके बाद आप भिड़ जाइए मेंस की तैयारी में, ठीक है। प्री तो निकलेगा ही निकलेगा सबका, तो मेंस की तैयारी में भिड़ जाइए। और 24 फरवरी से शानदार हमारा सीजीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे रेट्स लिखे होंगे, देखिए बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे डेटा, क्योंकि ये था इलेक्शन ईयर। तो इलेक्शन ईयर में भर भर के डेटा रहेगा, और आपके एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब डेटाज को मैंने एक जगह पे कंपाइल कर लिया है। तो ध्यान से पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। तो पहली बात करते हैं भाई असेंबली इलेक्शन, जो अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ, उसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023। ये कितने फेजेस में हुआ, 2 फेज में, ठीक है। पहला फेज जो था भाई वो 7 नवंबर को इसकी पोलिंग हुई। दूसरे फेज की जो पोलिंग हुई थी वो 17 नवंबर की पोलिंग हुई थी, ठीक है। तो फेज 1 में 7 नवंबर को, और फेज 2 में 17 नवंबर को मतदान हुए, जिसका रिजल्ट आया भाई 3 दिसंबर को। अब जो टोटल वोटर्स थे वो कितने थे, 2,03,60,240 वोटर्स थे यहाँ पे। मेल वोटरों की बात करूं तो 1,01,20,830 के आसपास थे। विमेंस वोटर की बात करेंगे तो 1,02,39,410 थे। डिसेबल जो हैं, विकलांग या जो दिव्यांग जन हैं, वो कितने थे, 1.47 लाख। थर्ड जेंडर जो थे वो 970 लोग यहाँ पे सब पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अगर मैं एल्डरली जो वोटर्स हैं, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, जो वोट किए हैं अपने घर से ही, उनकी बात करूं तो ऐसे वोटर 1.6 लाख लोग हैं। और यंग वोटर्स जो इस बार ऐड हुए हैं, जो नई हमारी मतदान सूची बनी थी, उसमें करीब 18,68,000 के आसपास नए वोटर्स जो यंग वोटर्स थे वो जुड़े थे, ठीक है। जो टोटल पोलिंग स्टेशंस थे भाई वो 24,109 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, जिसमें अर्बन पोलिंग स्टेशन की बात करूं तो 4,851, और अगर रूरल पोलिंग जो ग्रामीण पोलिंग स्टेशन है वो 19,258 के आसपास है, ठीक है।
तो एवरेज देखो तो किलोमीटर के हिसाब से 844 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे हर एक मतदान केंद्रों में, मतलब हर एक विधानसभा क्षेत्रों में। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं भाई कि और क्या क्या है। तो मैंने बोला ना कि जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा बस्तर संभाग और राजनांदगांव के कुछ इलाकों में, ठीक है, जिसमें राजनांदगांव और कबीरधाम का एरिया जो बॉर्डर एरिया था उसमें आपको फर्स्ट फेज में इलेक्शन देखने को मिला, जो कि हुआ था कब, 7 नवंबर को। दूसरा चीज, जो फेज 2 का इलेक्शन था, जो बाकी बचे हुए क्षेत्रों में जो इलेक्शन हुआ वो हुआ था 17 नवंबर को। ठीक, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, आजकल नोटिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन था वो 13 अक्टूबर से आपको फिल करने के लिए बोला गया था उसका, और सेकेंड फेज का जो नोटिफिकेशन था वो 21 अक्टूबर से। तो ये 13 अक्टूबर से चालू हुआ था और ये 21 अक्टूबर से ये चालू हुआ था। लास्ट डेट कब था भाई फर्स्ट फेज का, 20 अक्टूबर। इसका लास्ट डेट 30 अक्टूबर। नॉमिनेशन जो होती है सिक्योरिटी नॉमिनेशन जो फर्स्ट फेज की, वो वापस ले सकते हैं आप 21 अक्टूबर को रिवोक करने के लिए, और इसकी डेट दी गई थी 30 अक्टूबर रिवोक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से था भाई सब। विड्रॉ करने का भी चांस देखो, यहाँ पे 23 अक्टूबर तक का दिया गया था, यहाँ पे 2 नवंबर तक का दिया गया था विड्रॉ करने का। जो टोटल सीट्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वो कितनी विधानसभा की सीटें हैं, वो 90 हैं, जिसमें से जो 51 सीटें हैं वो ओपन है, मतलब उसमें जनरल और ओबीसी कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट सब लड़ सकते हैं, ओपन है सबके लिए। लेकिन जो रिजर्व सीट है उनकी बात करूं तो शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए हमारे पास 29 सीट्स को रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ इस 10 जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, आराम से पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, देखते रहिए। चलिए, अब जो नई असेंबली बनी उसका मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि जो अभी जो विधानसभा का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको हम बोल रहे हैं छठवीं विधानसभा। इट इज़ द 6th असेंबली कंपोजिशन। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है, जिसमें टोटल 90 सीट्स में विधानसभा के चुनाव हुए और 90 के 90 मेंबर्स जीत के आए। जिसमें जो पार्टी जीती है बीजेपी, उसके 54 मेंबर जीत के आए, और कांग्रेस के 35 मेंबर और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जीत के आए हैं। टोटल अगर विमेन मेंबर की बात करूं, महिला जो विधायक हैं उनकी बात करूं, तो 19 महिला विधायक इस बार चुन के आई हैं। फर्स्ट टाइम जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं, पहली बार जो जीत के आए हैं, जो नए चुने गए हैं पहली बार, वो कितने हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो नए पहली बार के विधायक हैं। सेकेंड टाइम के विधायक कितने हैं भाई, इसमें 15 लोग, और थर्ड टाइम के जो बुढ़े लोग हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, वो कितने हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया विधानसभा में चुन के आने की प्रवृत्ति। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में जब आप चुन के आते हैं एज अ विधायक, तो आपको ओथ लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है विधानसभा में। तो शपथ भी लैंग्वेजेस में लिया गया है भाई। तो टोटल 31 लोग ऐसे थे, जो 31 मेंबर जो छत्तीसगढ़ी में शपथ लिए हैं, 53 लोग हिंदी में शपथ लिए हैं, और 6 लोग संस्कृत में शपथ लिए हैं, और एक विधायक ऐसे थे जिनको बोल के शपथ दिलवाया गया है, वो थे कवासी लकमा जी। ठीक है, इनको बोल के दिलवाया गया था। तो ये हमारे पास टोटल 90 मेंबर्स को कौन कौन से लैंग्वेज में शपथ दिलाया गया है वो हो गया। ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर हैं वो हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। श्री विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और डॉक्टर चरण दास महंत जी ये लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में बनाए गए हैं। ठीक है, ये चारों अपॉइंटमेंट्स भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीमेल मेंबर कौन कौन से हैं, आपके मन में डाउट होगा, तो मैंने सेपरेट कर दिया कि भाई बीजेपी के 8 फीमेल मेंबर जीत के आए हैं, कांग्रेस के 11 फीमेल मेंबर जीत के आए हैं। तो
इन मेंबर्स का उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आपको मैच करने के लिए मैच द कॉलम पूछा जा सकता है। तो बात करेंगे रेणुका सिंह जी की। तो रेणुका सिंह जी जीत के आई हैं भरतपुर सोनहट तहसील से, ये एसटी सीट है। उसी तरीके से लक्ष्मी रजवाड़े जी भटगांव सीट से जीत के आई हैं, और ये लक्ष्मी रजवाड़े जी को कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया गया है, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो है महिला एवं बाल विकास, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लक्ष्मी रजवाड़े जी का है। फिर लता उसेंडी जी की बात करें तो ये कोंडागांव सीट से जीत के आए हैं, एसटी सीट। भावना बोहरा जी पंडरिया सीट से, गोमती साय जी पत्थलगांव सीट से, एसटी सीट। राय मुनि भगत जशपुर से जीत के आए हैं, एसटी सीट। उद्धेश्वरी पैकरा जी हैं वो सामरी सीट से जीत के आई हैं, वो भी अगेन एसटी सीट से। वैसे ही शकुंतला सिंह पोर्ते जो हैं वो प्रतापपुर सीट से जीत के आई हैं। ठीक है, कांग्रेस की बात करें तो चातुरी नंद जो हैं वो सरायपाली से जीत के आए हैं, एससी सीट है। अनिला भेड़िया जी डोंडीलोहारा से है, एसटी सीट है। संगीता सिन्हा जी जीत के आई हैं संजारी बालोद से। अंबिका मरकाम सिहावा से, एसटी सीट। कविता प्राण लहरे भिलाईगढ़ से, एसटी सीट। हर्षिता स्वामी बघेल डोंगरगढ़ से, एससी सीट। फिर सविता मनोज मंडावे जी भानुप्रतापपुर से, एसटी सीट। यशोदा वर्मा जी खैरागढ़ से, उत्तरी जांगड़े जी सारंगढ़ से। ठीक है, और शेषराज हरबंस जी पामगढ़ से, वहीं विद्यावती सिद्धार्थ जी लैलूंगा से। ठीक है, तो ये जो 19 के 19 टोटल फीमेल विधायक हैं, इनके बारे में और इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे इसमें मिच मैच वाले क्वेश्चन फंसेंगे, कौन किस पार्टी से है या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है, एसटी है, एससी है, जनरल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छे से पढ़िएगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो प्रतापपुर की सीट थी जहाँ से शकुंतला पोर्ते जी, ठीक है, आगे बताऊंगा, चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने देखो 3 सीट ऐसी थी जहाँ पे आज़ादी के बाद से महिला उम्मीदवार कोई हुआ ही नहीं था, मतलब सब मेल उम्मीदवार ही खड़े होते थे और वहीं से मेल ही जीत के आते थे। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि दोनों पार्टियों ने पहली बार फीमेल उम्मीदवारों को यहाँ पे उतारा था और उनमें से वो जीत के भी आए। तो प्रतापपुर सीट से शकुंतला पोर्ते जी, पत्थलगांव से गोमती शाह और बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरी जी जीत के आई हैं। ठीक है, ये एक अच्छा फैक्ट हो सकता है कि आज़ादी के बाद से पहली बार दोनों बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो महिला थे, पूरे महिला थे। ठीक है, चलिए रिजर्वेशंस की बात कर लूँ तो सरगुजा में टोटल 14 सीट्स रिजर्व हैं, जिसमें एसटी के लिए 9 सीट्स और अनरिजर्व के लिए 5 सीटें थी। बिलासपुर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे 25 सीट रिजर्व थी, 5 एसटी के लिए, 5 एससी के लिए, सॉरी टोटल सीट्स 25 थी, उसमें 5 एससी और 5 एसटी के लिए रिजर्व थी। रायपुर में टोटल 19 सीट्स थी भाई, 2 एसटी के लिए और 2 एससी के लिए, 15 जो रहेगा अपना ओपन रहेगा। दुर्ग संभाग की बात करें तो 20 सीटों में 2 सीट एसटी, 3 सीट एससी और अनरिजर्व के लिए 15 सीटें। बस्तर संभाग में बात करें तो पूरी की पूरी 11 सीट्स जो हैं 12 में से वो एसटी के लिए रिजर्व है, और 1 सीट जो है वो जगदलपुर की वो ओपन थी। ठीक है, जगदलपुर जहाँ से किरण देव सिंहदेव जी जीते हैं, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई भाई रिजर्वेशन की। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके पोस्ट और उनकी कंसिस्टेंसी। तो विष्णुदेव साय जी कौन है हमारे चीफ मिनिस्टर, ये बिलोंग करते हैं कुनकुरी से। अरुण साव जी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुंगेली से। विजय शर्मा जी अगेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कवर्धा से जीत के आए हैं। बिजमोहन अग्रवाल रायपुर साउथ से हैं। रामविचार नेताम रामानुज बलरामपुर से जीत के आए हैं। लखनलाल देवांगन जी हैं वो कोरबा सीट से जीत के आए हैं। श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़। ओपी चौधरी जी रायगढ़ से। दयालदास बघेल नवागढ़। लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं वो भटगांव सीट से, और टंकराम वर्मा जी हैं वो बलौदाबाजार सीट से जीत के आए हैं। ठीक है, तो ये उनके पोस्ट हो गए और उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई। अब अगर मैं बात करूं हमारे चीफ मिनिस्टर्स की, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। भाई इनका पर्सनल डिटेल अभी हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, एक आप अगर पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे इनकी पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो 1989 को इन्होंने पंच का चुनाव जीता था बगिया ग्राम पंचायत से।
जो कि उनका गृह गांव भी है, वहाँ से इन्होंने पंच का चुनाव जीता था, जो कि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में था। फिर जब 1990 का दौर आया तब वो बगिया ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव भी जीते थे। ठीक है। फिर 1990 से 98 के बीच में विष्णुदेव साय जी ने तपकरा की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार क्या बोल के विधायक बन के गए। तो वो 2 टर्म तक यहाँ पे विधायक बने रहे, कहाँ है, तपकरा सीट से। ठीक है। इसी बीच क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य बन जाता है। तो 2000 उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, लोकसभा की ओर कूच करते हैं। तो 13वीं लोकसभा जो 1991 में, वहाँ पे लोकसभा के मेंबर बनते हैं फ्रॉम रायगढ़ सीट से वो लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में भी वो जो 2004, 2009, 2014 में भी रायगढ़ सीट से ही वो जीत के आते हैं और इस तरीके से वो लोकसभा में रायगढ़ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बात करें 2023 की, तो इस साल के जो चुनाव हुए, मतलब 2000, अगर मैं थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल बनूं तो 2014 से 2019 के बीच में ये लोकसभा के मेंबर थे और इनको उस समय बीजेपी गवर्नमेंट ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर स्टील माइंस और लेबर एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट के लिए राज्य मंत्री भी बनाया था। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार नहीं था, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था इनको स्टील माइंस और लेबर डिपार्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं 2019 में हुए चुनाव में, तो इनको इलेक्शन लड़वाया ही नहीं जाता। ठीक है। इलेक्शन लड़वाया नहीं दिया जाता और जब 2023 का चुनाव होता है तब इनको विधानसभा की टिकट मिलती है, कहाँ से, कुनकुरी से टिकट मिलती है और वहाँ से ये जीत के आते हैं और फाइनली जाके फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अब हमारे जो 2 नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, अरुण साहू जी, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो लोरमी मुंगेली जिला से है। इनके अपोनेंट में कौन थे भाई, थानेश्वर साहू जी को इन्होंने हराया है। वहीं अगर बात करें विजय शर्मा जी की, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो कवर्धा है और इन्होंने मोहम्मद अकबर जो कांग्रेस के दिग्गज मंत्री थे उनको हरा के ये चुनाव जीत के आए हैं। बात करें तो जो डेप्यूटी मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता। ठीक है। ये एक तरीके से मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है कि वो चाहे तो किसी को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर पहला जो डिप्टी मिनिस्टर जो रहे हैं वो कांग्रेस के टी.एस. सिंहदेव जी को बनाया गया था फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मिनिस्ट्री बन गई, सब हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया भाई, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिसीजन आया। यहाँ पे जितनी भी एलिजिबल फैमिलीज थी जो कि 6,99,493, उनके लिए तत्काल प्रभाव से जो पीएम आवास योजना थी उनको फिर से जारी किया गया और एलिजिबल फैमिली जो थी, जो आवास प्लस के लिए थी, वैसे 8,19,999 फैमिली को फिर से रीअप्रूव दिया गया। याद रखेंगे भाई, पहला कैबिनेट का डिसीजन पूछा जा सकता है। चलिए फिर बात करते हैं, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया सीएम विष्णुदेव साय जी ने गुड गवर्नेंस डे के दिन, जो कि 25 दिसंबर के दिन पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च होता है। अब ये अटल मॉनिटरिंग पोर्टल क्या करेगा भाई, तो ये गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, सेक्रेटरीट, चाहे सेक्रेटरीट ले लो या फिर एचओडी लेवल पे ले लो, हर एक विभाग के लिए एक मॉनिटरिंग का पोर्टल बना दिया गया, जहाँ पे पूरे के पूरे जो 35 इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएंगी उनकी मॉनिटरिंग होगी कि क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा, फंड्स कैसे एलोकेट हो रहे हैं, तो सब चीज़ की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से करी जाएगी। तो इसलिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के दौरान देखा गया कि भाई जो डिसेबल लोग थे, जो दिव्यांगजन थे या जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आप पहले से रजिस्टर करा के अपने लिए सुविधाएं बुक कर सकते थे। तो याद रखिएगा भाई, बुज़ुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए
मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई, सी विजिल ऐप भी आया था, ये भी चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किया था। इसमें क्या था भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान अगर कोई उसका वायलेशन करता है, आचार संहिता का जो वायलेशन करता है, तो उसके सीधी कंप्लेन आप चुनाव आयोग से कर सकते हो बाय दिस सी विजिल ऐप। तो ये भी याद रखिएगा, सी विजिल ऐप चुनाव आयोग ने निकाला था। फिर बात करते हैं भाई धान बोनस। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, तो यहाँ पे 25 दिसंबर जो कि था गुड गवर्नेंस डे के दिन 2 सालों का जो पुराना खरीफ मार्केटिंग ईयर, जो खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 का धान बोनस दिया गया। ठीक है, अब ये धान बोनस कैसे दे दिया गया भाई अचानक से? तो देखो, इन्होंने घोषणा की है कि भाई ये लोग धान खरीदेंगे 31 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। कितना लेंगे? और टोटल 21 क्विंटल पर एकड़ में। ठीक है, तो धान की जो अभी समर्थन मूल्य चल रहा है एमएसपी अभी के डेट में, जो सामान्य धान है, सामान्य धान, उसकी जो कीमत है वो है 2183 रुपये, और ग्रेड ए जो है धान, उसकी कीमत है 2203 रुपये। तो उस हिसाब से जो इन्होंने वादा किया है 3100 रुपये, जो बच रहा है, जो रिमेनिंग राशि है, जो बोनस है, वो 2014-15 और 2015-16 का इन्होंने फिर से किसानों को दे दिया बाय डीबीटी, डायरेक्ट जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। ठीक है, इसके लिए आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो सीएम खुद ही जाके वहाँ पे लोगों को ऐसे चेक से या डायरेक्ट उनके खातों में ये ट्रांसफ़र किए। बेंद्री विलेज जो अभनपुर ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, चलिए, और टोटल अमाउंट कितना रिलीज़ हुआ? तो भाई करीबन 16 करोड़ 38,96,000 रुपये के आसपास टोटल ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, इसको आप 16 करोड़ भी याद कर सकते हो, इतना रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र के थ्रू किसानों तक पहुंचाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया भाई पैडी प्रोक्योरमेंट, धान खरीदी की बात करें तो धान खरीदी स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ पे 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक का लक्ष्य रखा गया था। अब देखते हैं आगे एक्सटेंड होता है कि नहीं। और साथ ही साथ मक्का का भी प्रोक्योरमेंट, मक्का खरीदी का भी लक्ष्य 1 नवंबर से 28 फरवरी तक का रखा गया है। टारगेट कितना है भाई? तो 130 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें मैंने बोला कि जो कॉमन पेडी की प्राइस है वो 2183 रुपये, और जो ग्रेड ए पेडी धान है उसकी कीमत 2203 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे खरीदी की जा रही है। लेकिन इस सरकार ने तो 3100 रुपये पर क्विंटल का घोषणा किया है। तो आगे देखते हैं इसके लिए भी क्या ये स्कीम लॉन्च करेंगे। मेज़ के लिए जो अगर बात करूं तो वो समर्थन मूल्य है 2090 रुपये पर क्विंटल। तो जो मतलब बच रहा है 3100 रुपये का जो भुगतान इनको करना है पर क्विंटल के हिसाब से, उसके लिए लाया जा रहा है भाई कृषक उन्नति स्कीम या कृषक उन्नति योजना। इसमें क्या होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो डिफरेंस होगा 2183 और 2003 में 3100 में से, उसको यहाँ पे आपको जो एक मुश्त जो है 21 क्विंटल धान का आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा भाई? तो जितने भी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटीज़ हैं, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, वह उसके थ्रू, और दूसरा अगर वहाँ पे भी अगर नहीं हो पाया तो पंचायत भवन में एक नकदी काउंटर बना के वो सीधे सीधे आपके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बारदाने होते हैं, जो पैक्स होते हैं, जो बोरे होते हैं, उनकी भी पर्याप्त अवेलेबिलिटी हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी इस पर्टिकुलर कृषक उन्नति योजना में। चलिए बात करते हैं, धान खरीदी की बात चल रही है तो गवर्नमेंट ने टोकन टू हर हाथ 2.0 ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, धान खरीदी केंद्रों में ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, एक साथ सब लोग ना चले जाएं, तो इसके लिए टोकन सिस्टम बनाया गया है। बट टोकन सिस्टम मैनुअल करने पे क्या होता था, कोई दूसरे के नाम पे टोकन लेके कोई दूसरे का धान बेच देता था। तो इसलिए क्या किया गया है, अब ऐप से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा
विद योर खसरा, जो ज़मीन होगा उसका खसरा ऋण पुस्तिका, और जो मालिक होगा उसके नाम पे ही ये टोकन कटेगा, या फिर वो किसी नॉमिनी को, एक नॉमिनी को अपना बना सकता है जो धान बेचने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो याद रखेंगे भाई, धान खरीदी के लिए अभी क्या कर दिया गया है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको टोकन टूअर हाथ ऐप पे, उसके थ्रू आपको दान के लिए टोकन मिलेगा। अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि भाई आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। जो भी वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं वो उनका आईडी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, साथ ही साथ उनका जो बायोमेट्रिक जो पहचान होनी चाहिए, तब जाके धान खरीदी मतलब धान बेचा जा सकता है सोसाइटीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मदकू द्वीप अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो मदकू द्वीप कहाँ पे पड़ता है भाई, शिवनाथ रिवर पे पड़ता है और मुंगेली जिले में आता है। मुंगेली जिले में आता है, ठीक है, शिवनाथ रिवर पे। यहाँ पे गलती मत करना, कई लोग क्या करेंगे बिलासपुर लगा देंगे, तो बिलासपुर में नहीं है ये, हाँ मुंगेली में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मुंगेली में है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे जो कलचुरी काल के कुछ आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पुरातात्विक स्थल है, साथ ही साथ इसको मंडूक ऋषि का भी आश्रम बोला जाता है। और ईसाइयों का यहाँ पे एक और आइलैंड है बगल में, वहाँ पे जो क्रिश्चियन सोसाइटी है छत्तीसगढ़ में, वो लोग यहाँ पे एक उनका एक एनुअल गैदरिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, शिवनाथ रिवर पे मदकू द्वीप है। चलिए अभी हाल ही में क्या हुआ है भाई, स्टेट जो का सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा फीफा स्टैंडर्ड का ग्राउंड इनॉग्रेट किया गया है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हाल ही में क्या देखा गया कि भाई नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में अभी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आपको नारायणपुर में फीफा स्टैंडर्ड का ग्राउंड देखने को मिला है, जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड और वेरियस एथलेटिक्स के लिए भी सेम लेवल पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यहाँ पे ग्राउंड एक साथ बना दिया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो अगर पूछा जाएगा तो ये बनाया गया है जो वहाँ की रामकृष्ण मिशन आश्रम है नारायणपुर, उनकी ज़मीन पे ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव जी ने गोल्ड मेडल जीता है भाई, 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, नेशनल गेम्स में, जो कि हो रहा है गोवा में, ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव से बिलोंग करती हैं। चलिए हाल ही में क्या हुआ है, विष्णुदेव साय जी ने कुछ ब्रेव बच्चों को वीर बाल दिवस के मौके पर सम्मानित किया है। वीर बाल दिवस में क्या होता है भाई, ये 26 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहेबजादे थे, उनकी इस दिन शहादत हो गई थी, इस वजह से ये वीर बाल दिवस मनाने का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के दिन, उनको ऑनर करने के लिए। तो इस दिन कुछ वीर बच्चों को सम्मानित किया गया, जैसे आप देख सकते हैं अमर ज्योति जाहिरे कोरबा से हैं, छाया विश्वकर्मा जी महासमुंद से हैं, जानवी राजपूत धमतरी और भामेश्वरी निर्मलकर धमतरी से। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, इस वजह से इनको वीर बाल दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र के साथ 50,000 रुपये का भी नगद इनको भुगतान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तिपीठ प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है। इसमें वो क्या करेंगे, राम वन गमन पथ के तर्ज पे ही 5 शक्तिपीठों को डेवलप करने का एक प्लान बना है। तो ये 5 शक्ति स्थल कौन कौन से हैं, तो बात करें तो सूरजपुर में स्थित कुदरगढ़ी माता, इसको बागेश्वरी देवी भी बोला जाता है, कुदरगढ़ में स्थित है, वहाँ पे ये डेवलप होगा शक्ति स्थल के रूप में। दूसरा बात देखें तो भाई चंद्रहासिनी माता जो रायगढ़ जिले में पड़ता है, इनफैक्ट ये रायगढ़ जिले में ना होके अभी जांजगीर चांपा और शक्ति के बीच में कहीं है, तो ये ट्रायंगल जैसा कुछ एरिया है। ऑल्दो इसको शक्ति लेते हैं, तो चंद्रहासिनी टेम्पल जो है वहाँ पे दूसरा शक्ति स्थल बनेगा। तीसरा जो बिलासपुर के रतनपुर में महामाया माता का जो टेम्पल है उसको बनाया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद डोंगरगढ़ में स्थित बमलेश्वरी माता, और साउथ में अगर जाएं तो
हम दंतेश्वरी माता जो दंतेवाड़ा की हैं, इन 5 शक्ति स्थल को शक्तिपीठ प्रोजेक्ट में राम वन गमन पथ की तर्ज पे डेवलप किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट तो बात करेंगे कि जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, लेकिन ये जो घोषणा है वो मोदी सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक रैली के दौरान ही डायरेक्ट बोल दिया कि हम जो परिवार हैं, जो पूरे देश में जो गरीब परिवार हैं, उनको 5 सालों तक फ्री राशन दे देंगे। तो इसी कड़ी में इसको मूर्त रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हर गरीब परिवार को जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक फ्री में राशन कार्ड फ्री में जो राशन देने का योजना लेके आई है, जिसमें करीब 67,92,135 एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स को चयनित किया गया है, जिसमें जो अंत्योदय, प्रायोरिटी, डिसेबल्ड और सिंगल डिस्ट्रीब्यूट कैटेगरीज के हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो इसको मैं बता देता हूँ भाई, अंत्योदय, उसके बाद प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के जो मेंबर्स राशन कार्ड धारी होंगे, उनको 2024 से लेके जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2028 तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रायगढ़ नगर निगम को CII 3R अवार्ड से नवाजा गया है। ये CII है वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें एक्सीलेंट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम को पुरस्कार दिया गया है भाई, ठीक है। साथ ही साथ जो अदर सिविक्स बॉडी है, जैसे अंबिकापुर हो गया, रायगढ़ हो गया, पाटन हो गया, इनको भी अप्रिशिएट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 साइबर रेंज पुलिस स्टेशन बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। अब देखो, साइबर रेंज थाना स्टेशन क्या होता है? आजकल ऑनलाइन अपराध बढ़ते जा रहा है, जिसको हम साइबर क्राइम्स के नाम से जानते हैं। तो जो फिजिकल क्राइम वो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, पर साइबर स्पेस में भी आजकल बहुत से ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, चोरी डकैती, किसी की फ़ोटो मॉर्फ करके उसका चरित्र हनन, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गए हैं। इसको अब सिंगल हैंडेडली अप्रोच करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसको अलग से एक रेंज साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया गया, जहाँ पे साइबर क्राइम्स को ही देखा जाएगा। तो ऑनलाइन जो साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम्स है उनको देखा जाएगा। तो इस तरीके से बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, सरगुजा में और बस्तर में 5 रेंज साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है। और अगर रायपुर रेंज की बात करूं तो रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार और भाटापारा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दुर्ग में बात करें तो दुर्ग संभाग में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, बिलासपुर में बिलासपुर संभाग, सरगुजा में सरगुजा संभाग और बस्तर में बस्तर संभाग की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब इस रेंज पुलिस स्टेशन में आ जाएंगे। हाँ, साथ ही साथ एक और बात बतानी थी कि भाई जो नॉर्मल जो पुलिस रेंज हैं, पुलिस की जो रेंज हैं उनमें एक बदलाव किया गया है। पहले 5 होता था, अभी एक और बन गया है, राजनांदगांव को भी पुलिस रेंज का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भाई 5वां लार्जेस्ट स्टेट बन गया है जो मछली के बीज उत्पादन में, ठीक है। इसको बोलते हैं फिश शीट प्रोडक्शन में 5th पोजीशन में आ गया है। और वहीं अगर बात करें हम लोग मछली उत्पादन में, तो 6वें पायदान पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। फिश प्रोडक्शन में 6वें स्थान पे और फिश शीट प्रोडक्शन मतलब मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पे छत्तीसगढ़ आ चुका है, ठीक है। याद करो भाई, हमारे यहाँ फ़िश को फार्मिंग का दर्जा कब मिला था? तो 2020-21 में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है महादेव घाट रायपुर में। कब? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादेव घाट में। और कहाँ पे? खारून नदी के तट पे लगता है, ठीक है।
ऐसा बिलीव है कि भाई इस दिन आप सुबह को अगर नदी में नहाते हैं तो आपके पूरे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, एक रिसर्चर्स हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोपालपुर बेस्ड, उन्होंने महानदी में एक नई प्रजाति के फिश की डिस्कवरी की है जिसका नाम रखा गया है आउश मोटला। ठीक है, आउश मोटला नाम रखा गया है। कहाँ पे मिलने वाली है ये मछलियाँ? ये महानदी रिवर पे मिलती हैं। किन्होंने किया है? तो उड़ीसा बेस्ड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं और बायोलॉजी डिपार्टमेंट बहरामपुर के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है। ठीक है, नाम रखा गया है आयुष मोटला। फिर चलते हैं भाई हमारी छत्तीसगढ़ की एक फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम है किरण पिस्दा। इनको यूरोपियन फुटबॉल क्लब में खेलने के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो किरण पिस्दा जो है वो बालोद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ये दुर्ग में ऐसे रहती हैं लेकिन ये अच्छा खेलती हैं तो इनको सेलेक्ट किया गया है भाई। अभी हाल ही में क्रोएशियन फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल टीम जो है जिसका नाम है WC डियामो जारगेव, ये क्रोएशिया बेस्ड एक फुटबॉल क्लब है जिनके साथ इन्होंने आगे के लिए अनुबंध किया है। इससे पहले जो पिस्दा जी हैं वो केरला ब्लास्टर वुमेंस और जो सेथु फुटबॉल क्लब है उनके लिए भी खेल चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की प्लेयर अब इंटरनेशनल हो चुकी हैं। अभी हाल ही में नगरनार स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस को कमीशन किया गया है। तो नगरनार स्टील प्लांट जो है वो बस्तर ज़िले में लोकेटेड है भाई। इसमें जो स्टील प्लांट है उसकी ओनरशिप है किसके पास है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के पास है। और हाल ही में जो ब्लास्ट फर्नेस को इनॉग्रेट किया गया है, कमेंस किया गया है, मतलब चालू किया गया है, उनका नाम है माँ दंतेश्वरी ब्लास्ट फर्नेस। टोटल कैपेसिटी ऐसे बताई जा रही है कि भाई 4506 क्यूबिक मीटर टन्स की ये कैपेसिटी है। मतलब इतना हॉट मोल्टेन मेटल वो प्रोड्यूस कर सकता है 1 गो में। याद रखेंगे बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट NMDC का। अभी हाल ही में एक केव बहुत ही न्यूज़ में था भाई जिसका नाम है नागार्जुना केव। ये लोकेटेड है सिंगादुर्वा पहाड़ी पे और ये सिंगादुर्वा पहाड़ी है वो महासमुंद जिले के बारनवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। ठीक है, तो नागार्जुन केव की डिस्कवरी हुई है सिंगादुर्वा पहाड़ और वो है महासमुंद में। और महासमुंद में कहाँ पे है? तो बोलेंगे बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है। ठीक है, सिरपुर से ये करीबन 17 किलोमीटर दूर देखा गया है, जहाँ पे एक समय पे सिरपुर जो है वो पुरातात्विक स्थल के रूप में विख्यात था छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया। यहाँ बहुत अनेक बौद्ध विहार और पुरातात्विक जो स्थल है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर नागार्जुना केव मिला है। ऐसा मानते हैं कि नागार्जुना जो बौद्ध भिक्षु थे वो यहाँ पे आके उनकी तपस्थली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्ग के थगड़ा डैम में, ठीक है, दुर्ग सिटी के थगड़ा डैम में तालपुरी नगर वन को डेवलप किया गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं फॉर्मर हमारे CM भूपेश बघेल जी हैं, वो इन्होंने इसको डिस्कवर मतलब इसको बनाया था। ठीक है, स्पेशल अट्रैक्शन क्या है भाई? तो ये एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। रिजर्वायर है तो आसपास से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तालपुरी नगर वन कहाँ पे है? तो थगड़ा डैम दुर्ग सिटी में। चलिए, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तो ये नया रायपुर में है। छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही छत्तीसगढ़ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी बनाया गया है। और इसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। याद रखिए, ये नेशनल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नया रायपुर है ना, वहीं पे ही ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर, अगर अलग अलग सिटी दिया जाता है तो। चलिए, एक और केव की डिस्कवरी हुई है, पावराबाड़ी केव देखा गया है भाई। कहाँ पे? कांगेर वैली नेशनल पार्क बस्तर में। ठीक है, इसकी डिस्कवरी रिसेंट टाइम में हुई। ये एक अंडरग्राउंड केव्स है जो कि पानी जो अंडरग्राउंड जो रिवर्स होती है ना, उनके कटाव के कारण यहाँ पे इनका निर्माण होता है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में आपको कुटुमसर केव, कैलाश केव ये सब देखने को मिलेंगे। उसी तर्ज पे ही पावराबाड़ी केव भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है।
रविंद्र अग्रवाल जी को हाल ही में रिकमेंड किया गया है हाई कोर्ट के जज के रूप में, ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में इनको रिकमेंड किया गया है। और ये जो रिकमेंडेशन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, क्लॉज 1 आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। याद रखेंगे भाई, रविंद्र कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ मतलब बिलासपुर हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं। सुप्रीम चीफ जस्टिस नहीं ना यहाँ पे, ओनली जज। चलो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कुछ हॉलीडेज, जिसमें रिसेंटली अभी गोवर्धन पूजा को पिछले साल उन्होंने ऐड किया था। इसके अलावा और कौन कौन से जो ऐसे पर्व थे जिनको उन्होंने स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया था, तो वॉली ट्राइबल डे, छठ पूजा, हरेली, हरितालिका या तीजा या और कर्मा जयंती, इसको शाकंबरी माता जयंती भी बोलते हैं, तो नहीं, भक्त माता कर्मा जयंती भी बोलते हैं। इनमें गवर्नमेंट की छुट्टियां डिक्लेयर की गई थी। आगे चलते हैं। हेलो ज़िंदगी इनिशिएटिव रायपुर पुलिस को, उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। अब ये किस लिए चलाया जा रहा था भाई, तो नशे के विरुद्ध जागरूकता अधिनियम था, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि नशा मुक्ति कैसे किया जाए और अपनी लाइफ को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। तो इसका नाम था हेलो ज़िंदगी इनिशिएटिव, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर, मतलब वहाँ पे उन्होंने स्लोगन कैंपेन चलाया था ड्रग्स के अगेंस्ट, नशे के खिलाफ। तो वहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स यहाँ पे आए थे, जैसे उसमें एक देख सकते हैं कि नशे को छोड़ो ज़िंदगी से नाता जोड़ो, ऐसा स्लोगन यहाँ पे मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स का कंपटीशन हुआ था, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इनके द्वारा। अब्बू जमाल मलखम को ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो 2003 का जो सीज़न है वो जीत लिया। ये जो इवेंट है या शो है वो टेलीविज़न में सोनी टीवी में प्रसारित हुआ था। इंडिया गॉट टैलेंट का ये 10वां सीज़न था, जिसमें अब्बू जमाल मलखम की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए जीता है। फर्स्ट प्राइज़ मिला इनको, कैश प्राइज़ में 20 लाख रुपए और एक कार मिला है। अब ये स्टेट लेवल के जो अवार्ड्स हैं ये इनको बहुत सारे मिल चुके थे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग परफॉर्म करेंगे। आगे जाके देख रहे हैं कि इनका प्लानिंग है कि यूएस गॉट टैलेंट में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भिलाई के विराट अय्यर हैं, जिनको हाल ही में केबीसी जूनियर के हॉट सीट में पहुंचने का मौका मिला। ये बहुत नटखट से हैं, 8 साल के हैं, और केबीसी के हॉट सीट में पहुंच के इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे के सवालों का जवाब दिया। ठीक है, तो विराट अय्यर नाम याद रखेंगे, भिलाई निवासी। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के लिए एक आर्टिस्ट जिनका जुड़ाव छत्तीसगढ़ के लोक अर्जुंदा नामक लोक रंग समिति से था, उनका हाल ही में निधन हो गया है 69 की एज में। ठीक है, दीपक चंद्राकर जी फाउंडर हैं लोक रंग अर्जुंदा के। ठीक है, तो फोक आर्ट और फोक फेस्टिवल कल्चर के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही अतुल्य था। दाऊ रामचंद्र देशमुख के साथ इन्होंने अपनी जो करियर का स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके चंदैनी गोंदा में इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की, और धीरे से जाके इन्होंने लोक रंग अर्जुंदा नामक एक लोक मंच बना लिया, जिसके तहत वो छत्तीसगढ़ संस्कृति के वेरियस प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते थे। याद रखेंगे दीपक चंद्राकर। देखो, एक हाईटेक मतलब स्टूडियो हमर फ्लिक्स करके एक बनाया गया है। देखो, यूट्यूबर विलेज बहुत ही न्यूज़ में था। ये जो तुलसी नेवरा विलेज है, ठीक है, तिल्दा के आसपास, वहाँ पे एक ऐसी इकोसिस्टम बन गया है कि गांव के मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, वो छोटे छोटे वीडियोस बना के क्रिएट करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पे अगर देखेंगे तो मिलियंस में व्यूज आते हैं इनको। तो इसी वजह से एक यूट्यूबर विलेज में एक हाईटेक स्टूडियो की डिमांड थी कि भाई यहाँ पे एक एडिटिंग के लिए और किसी काम के लिए इनको बार बार रायपुर आना पड़ता था। तो इस वजह से उनके गांव के आसपास ही एक स्टूडियो बनाया गया था, जो रायपुर के कलेक्टर थे सर्वेश्वर भूरी जी, उनके द्वारा। तो उसी का नाम दिया गया था हमर फ्लिक्स, याद रखिएगा। हाँ, 52 टीचर्स जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको टीचर्स डे के दिन ऑनर किया गया है। ठीक है, इसको शिक्षक सम्मान समारोह बोला गया है। तो 52 टीचर्स में से अगर 48 टीचर देखें तो वो स्टेट टीचर्स अवार्ड मिला है उनको, और 4 जो टीचर्स हैं उनको
मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, जो हमारे ग्रेट लिटरेट हैं, लॉटरेट्स हैं, उनके याद के रूप में उनको अवार्ड दिया गया है। तो 48 टीचर को तो सीधा सीधा स्टेट टीचर सम्मान दिया गया है। और जो 4 ऐसे टीचर हैं जिनमें पहले एक टीचर जिनका नाम है रीडर, प्रिंसिपल रीडर हैं ममता आहार जी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट की, उनको मिला है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेमोरियल अवार्ड दिया गया है ममता आहार जी को। दूसरा जो अवार्ड है मुकुटधर पांडे मेमोरियल अवार्ड, ये मिला है मधु तिवारी जी को, जो कि कोंडागांव से बिलोंग करती हैं। तीसरा अवार्ड जो है वो बलदेव प्रसाद मिश्र मेमोरियल अवार्ड, ये मिला है रश्मि वर्मा जी को, ये रायगढ़ से बिलोंग करती हैं। और चौथा अवार्ड है श्री गजानन माधव मुक्ति बोध मेमोरियल अवार्ड, ये दिया गया है LB इंदिरा चंद्रवंशी जी को, खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करती है, खैरागढ़ छुईकदन गंडई से। ठीक है भाई, तो टोटल 52 टीचर्स को अवार्ड मिला है, 48 टीचर्स को स्टेट अवार्ड और 4 टीचर को मेमोरियल अवार्ड दिए गए, जिसमें से पद्मलाल पुन्नालाल, मुकुटधर, बलदेव और गजानन माधव मुक्तिबोध अवार्ड्स अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को मिला है। बात करते हैं भाई चीफ ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, मतलब जो वन रक्षक, जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है PCCF, उनको बनाया गया है चीफ ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, का नाम है V श्रीनिवासन राव, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, कामधेनु यूनिवर्सिटी में नए चांसलर नियुक्त हो गए हैं भाई, उनका नाम है डॉक्टर रणविजय सिंह। ठीक है, ये पहले क्या थे भाई, ये डीन थे डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, और इससे पहले इन्होंने मतलब कामधेनु यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होने से पहले ये करनाल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हाल ही में देखा गया कि भाई विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च किया गया था, उसमें रायपुर के गज्जू निर्मलकर जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, गज्जू निर्मलकर जी पारंपरिक व्यवसाय, मतलब कपड़े धोने का इनका है, तो उसको सम्मान किया गया था विश्वकर्मा जयंती के दिन, याद रखेंगे। गज्जू निर्मलकर रायपुर के निवासी हैं। रिटायरमेंट एज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका 62 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो उनका मानदेय हैं उनको भी इंक्रीज़ किया गया है। जो पहले उनको 6500 पर मंथ मिलता था, अब वो 10,000 हो गया है। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनको 3250 रुपये से बढ़ा के 5000, और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो 4500 से 7500 रुपये महीना कर दिया गया है। तो रिटायरमेंट एज भी बढ़ गया और उनका मानदेय भी बढ़ गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां चक्रधर समारोह रायगढ़ में अभी संपन्न हुआ। ठीक है, हर समय गणेश चतुर्थी के दिन ये समारोह होता है, और इस बार ये समारोह 3 दिन चला, 19 से लेके 21 सितंबर तक। पहले क्या होता था कि वेरियस जो घराने होते थे उनके लोग यहाँ पे आके परफॉर्म करते थे। पहली बार ये हुआ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑडिटोरियम में ये इवेंट हुआ, और इसमें जो शहर के लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो याद रखिएगा 38वां चक्रधर समारोह। बोधिसत्व मंजूश्री की बुद्धा स्टैचू अभी हाल ही में न्यूज़ में आई थी, तो गुरु घासीदास जो म्यूज़ियम है रायपुर में, वहाँ पे बोधिसत्व की मूर्ति, जिसको बोला जाता है मंजूश्री बुद्धा, जो सिरपुर के उत्खनन में मिली थी, ये कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कमल में विराजमान है, इस तरह की जो पोजीशन है उसको मंजूश्री बोला जाता है, मंजूश्री। तो हाल ही में ये न्यूज़ में था। तो इसका जो उत्खनन हुआ था वो कहाँ से हुआ था भाई, सिरपुर से, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। ये बोधि सत्व जो है मंजूश्री बुद्ध प्रतिमा मिला है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल टीचर अवार्ड ब्रजेश पांडे जी, जो कि स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट हायर एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्रह्म पारा अंबिकापुर में कार्यरत हैं। इनको 2023 में नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर ब्रजेश पांडे ये प्रिंसिपल हैं स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस स्कूल में अंबिकापुर में, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट, बेमेतरा की एसपी भावना गुप्ता, जो अभी दूसरे जगह पे पदस्थ हैं, उनको IACP इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, ये न्यूज़ पुरानी हो गई है,
तो इन्होंने एक तरीके से समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, मतलब स्मार्ट पुलिसिंग और बेटर पुलिसिंग के लिए आईपीएस ऑफिसर को ये अवार्ड IACP अवार्ड से नवाजा गया। ये अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी पुलिसिंग के लिए अवार्ड्स प्रोवाइड करवाती है। इसी कड़ी में बेमेतरा की फॉर्मर एसपी भावना गुप्ता जी को ये अवार्ड दिया गया था। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, तो मोर रायपुर ऐप को नेशनल ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिला है। साथ ही साथ ये जो अवार्ड है वो गोल्ड कैटेगरी में है, ठीक है, गोल्ड कैटेगरी में मोर रायपुर अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुआ था भाई, जो कनाडा में विपिंग में आयोजित हुआ था। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से अंबर सिंह भारद्वाज ने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने जूडो कराटे में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया था कुछ अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, याद रखेंगे। अंबर सिंह भारद्वाज वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत के आए थे। कौन से इवेंट में? कराटे में। 4th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप G20 की मीटिंग रायपुर में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 18 से 19 सितंबर को। कहाँ पे? न्यू रायपुर के मे फेयर रिसोर्ट में। इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड कर रहे थे भैया? अध्यक्षता किसने की? तो चांदनी रैना जी ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ यहाँ पे यूके के एक एम्बेसडर थे, ठीक है, फैटल केज करके नाम था उनका, उन्होंने भी इस समारोह में जॉइंटली अध्यक्षता की थी। ओके, थैंक यू। जैसे कि हमने पूरा रैपिड फायर राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। 100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स मैंने डिटेल वे में और शॉर्ट में भी कई कई जगह पे बताया है। जिस जगह पे इम्पोर्टेंट देना था वहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हुए हर एक फैक्ट को डिटेल वे में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस के बारे में हो, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स के बारे में हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, स्पेशली CGPSC प्री प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब कीजिए पाथ IAS चैनल को। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।